वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, डिफरेंट हम बड़े बड़े वर्ल्ड पूरी दुनिया में कुछ ख़ास हेल्थ के दिन को बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाता है, सेमिनार कंडक्ट किए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं। और आज भी हम ज़रा चाहेंगे कि क्योंकि पूरी दुनिया में एस्थमा वर्ल्ड डे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, सेलिब्रेट कहूँगी या कंडक्ट किया जा रहा है, और इसके बारे में अवेयरनेस भी जनरेट की जा रही है। आज तक कुछ लोग कहते हैं इसकी ट्रीटमेंट मुनासिब तरीके से हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी अपनी कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। एस्थमा मेरी नज़र में कोई ऐसी वो नहीं है, इसकी एलर्जी आई थिंक जिसको किसी चीज़ से एलर्जी हो तो वो उससे अवॉइड करे तो उसको कभी भी नहीं होगा, लेकिन जाहिर सी बात है जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो उसको जल्दी अटैक हो जाता है। तो आज सब जगहों पर अस्थमा के बारे में डिस्कस की जा रही। गुड मॉर्निंग विद सभी में हम भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको थोड़ा सा बताएं, और उसके बाद फिर हम लोग बताएंगे क्योंकि आज सीजनल फ्रूट्स जब आते हैं वो हमारे बूस्ट अप करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फल से आ गए हैं, तरबूज आ गया है, ओहो खरबूजा मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोग कर रहे, लोग काट वगैरह भी अब पहले कराची में इतना नहीं होता था, वो भी मैंने देखा वो बड़ी में। और बेरीज बहुत ज़्यादा हैं गर्मियों में, इस तरह की चीज़ें जूसिक टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो आप ज़रूर इसका इंटेक करें ताकि आपके अंदर ज़रा सा। और कैरियाँ, फिर कैरियाँ बदल जाएंगी आम में, लेकिन कैरियों को भी लोग इसका ड्रिंक भी बनाते हैं, इसके डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ करते हैं। लेकिन हम चलते हैं अपनी हेल्थ कंसल्टेंट की जानिब, हर्बलिस्ट की जानिब, वो आपको बताएंगे कि अस्थमा से हमें कैसे क्योर होना चाहिए। लेट्स सी, हमारे साथ हर्बल दुनिया की रानी आप यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। और हमारे साथ हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहना कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं चाहूँगी कि ज़रा दमे के बारे में मुस्तफ़ा भाई आप ज़रा सा स्टार्ट करेंगे, किस तरह ये हम किन लोगों को जल्दी हो जाता है और क्यों होता है? देखिए जी, जो दमा है वो 3 किस्म का है। ठीक है। एक दमा वो है जो बाय बर्थ है। अच्छा। एक दमा वो है जो किसी एलर्जी की वजह से होता है। ओके। और एक दमा वो है जो गुर्दों या फेफड़ों की कमजोरी की वजह से होता है। हो। जो बच्चे नॉर्मली तौर पर पैदा होते हैं जिनके अंदर खुश्की रहती है, तो उनके लंग्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव होता है। ओके। तो उन बच्चों को बचपन से दमा होता है। ठीक है, मतलब सांस लेने में तंगी माँ बाप की तरफ से नहीं। देखिए उसका भी एक इनटेक है, लेकिन प्रॉपरली तौर पर ऐसा नहीं है। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ गैसेस या कुछ ऑक्सीजन होता है। अगर वो ऑक्सीजन प्रॉपर तौर पर ना निकल पाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारी जगहों पर सकता है, और अल्लाह ना करे उन्हीं बच्चों को स्पेशल चाइल्ड भी कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ पर भी वो गैस या रेया फंस गई तो वो जगह उसकी डैमेज या प्रॉपरली तौर पर जो वो बिल्ड नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है। अच्छा, ठीक। तो इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है अब्बा को था अम्मा को था। देखिए अब जो मामलात है ना, देखिए अब पहले के अम्मा अब्बा जो है ना वो बड़े जानदार होते थे। ठीक है। अब के जो अम्मा अब्बा है ना वो थोड़े से कमजोर है। आप आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो उसकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट है जी। वो बच्चों के ऊपर नहीं पड़ पा रहा। Okay. अच्छा, दूसरा जो मामला है उसमें आ जाता है डस्ट एलर्जी। ओके। जिन लोगों को खुश्क नज़ला रहता है, दायमी नज़ला रहता है, धुएं से, पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, तो उन लोगों को भी दमा हो जाता है। ठीक है। तीसरा जो इसका इम्पैक्ट है वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अंदर गैसेस या बलगम की पैदावार बढ़ जाती है, तो फिर वो उसके फेफड़ों को अटैक करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नाक का गोश्त बढ़ जाना, अमूमी तौर पर कान में वैक्स जम जाना, तो उन लोगों को भी ये दमा हो सकता है। Okay. तो इन सेंस देखा जाए तो ये दमा कोई डिजीज नहीं है, ये एक इशू है जिसको क्योर किया जा सकता है बचपन में भी और बचपन में भी। अच्छा, बचपन एंड बचपन क्यों दोनों किया जा इसको सकता है? क्योर कर सकते हैं। तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के एहसान से जिन लोगों को भी दमा है तो उसके लिए 2 जड़ी बूटियां हैं। एक का नाम है धमासा, एक का नाम है रेवंद असारा। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ इस्तेमाल करें रेवंद असारा, और जो बड़े हो गए हैं या जिन लोगों को कोई भी एलर्जी है, देखिए मैंने बताया कि एक है डस्ट एलर्जी और एक है फेफड़ों के ऊपर बलगम जम जाना, ये दोनों अलग डिजीजेज हैं। ओके। तो जिन लोगों को अल्लाह ना कर डस्ट एलर्जी है तो उन लोगों को लेना है रेवंद असारा और धमासा। धमासा लेंगे 100 ग्राम, 20 ग्राम लेंगे रेवंद असारा, इसको ग्राइंड कर लेंगे। ओके। ग्राइंड करने के बाद आधा चमचा ये पाउडर डाला जाएगा,
और इसको पका लेंगे 1.5 कप पानी में। ये 1.5 कप पानी का 1 कप हो जाए तो ये कावा सुबह शाम पिए। और जिन लोगों को प्रॉब्लम गुर्दों की वजह से है या फेफड़ों के ऊपर है तो उसी के अंदर वो एक और चीज़ शामिल करेंगे, वो है इस्ताखुद्दूस। ये भी एक पाउडर फॉर्म में आता है। अच्छा, ठीक है। इसका भी कावा ही बनना है। तो इसके अंदर 50 ग्राम लेंगे इस्ताखुद्दूस, 50 ग्राम लेंगे धमासा और 10 ग्राम लेंगे रेबन असारा। इसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद इसको सुबह में खा लें और शाम में पी लें। मतलब सुबह में ½ टीस्पून पानी के साथ खा लें और शाम में यही पाउडर पकाएं 1.5 कप पानी में। 1 कप हो जाए तो इसका कावा पिला दिया जाए। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ताला अगर इस पे अमल कर लें 2.5 से 3 महीना तो इंशाअल्लाह किसी भी किस्म का दमा है तो वो बहुत क्योर हो जाएगा और हो सकता है जड़ से ख़त्म भी हो जाए। अच्छा, ये भी देखिए सारी बहारें सांस की हैं। आपकी ज़रा सी देर आपको कोई कह देना आप 1 मिनट सांस रोकें तो आपका तबीयत ख़राब होने लग जाएगी। और ये लंग्स के ऊपर जो अक्सर कुछ लोगों को डायलिसिस भी होते हैं या सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, वो भी प्रेशर पड़ता है हमारे किसी ऑर्गन पे, तो जिसकी वजह से वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि किडनी ये जो डायलिसिस पे गया था, मेरे अपने रिलेटिव थे, उन्होंने एक केमिकल ब्लास्ट हुआ था, वो बस अंदर डायरेक्ट चले गए। तो वहाँ पे क्या उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई और सबसे पहले उनके लंग्स भी ख़राब हुए और उनकी किडनी पर भी बहुत इफेक्ट हुआ। तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जैसे हार्ट बीट तेज़ हो जाना तो ब्लड पूरी सर्कुलेट करते हैं। लेट्स सी, पता नहीं किसके क्या प्रॉब्लम है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम इस वक्त बात करें, वी आर डिस्कस अबाउट रेलेवेंट टू एस्थमा। एस्थमा इज दमा हम लोग कहते हैं। और अक्सर लोगों को जो है अब जैसे बहुत ज़्यादा परफ्यूम जैसे लगा दी जाए तो वो उनको घुटन महसूस होने लगती है, इरिटेट होने लगते हैं। और कुछ लोगों को जो है वो ज़्यादा केमिकल की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। जैसे अगर अभी अभी पेंट करवाया है तो हम उस कमरे में, मैं भी नहीं पसंद करती, मुझे भी ज़रा एलर्जी टाइप की है, छींके लगने लग जाएंगी ज़्यादा मसाले की स्मेल से। तो होता है कभी कभी कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, लेकिन मुझे अस्थमा तो नहीं, लेकिन मैं एलर्जी हो जाती है, नज़ला जिसे कहते हैं। लेट्स सी, ज़्यादा नज़ला होने से या बलगम जमने से भी अस्थमा हो सकता है आपा? देखिए, सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करूँगी कि हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान ने बहुत ऑथेंटिक बात की, शुरू से लेकर आखिर तक बताया कि किस तरह बच्चे की पैदाइश से लेकर बड़े तक किस तरह ये होता है और क्या इसका इलाज है, क्या क्योर होनी चाहिए। पेट से जब बच्चा पैदा हुआ है उस वक्त उसकी क्या क्योर होनी चाहिए, और पेट के अंदर जब वो माँ के है तो माँ को क्या करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें अलर्ट करती हैं। इन तमाम चीज़ों को जो लोग सुन रहे हैं, हमारा प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं, वो तमाम माएँ जो इस वक्त इस मरहले से गुजर रही हैं, उन सब के लिए मैं ये कहूँगी कि ये पैगाम है। अच्छा, ये पैगाम से नाज़रीन हमें आप PTCL नंबर जो है वो मेंशन हो रहा है 021, प्लीज़ PTCL नंबर ज़रा मेंशन करें ताकि जो कोई कॉल करना चाहे, कोई जिन किसी के घर में पता नहीं किसी के वालिद साहब हैं या किसी बच्चे को स्कूल गोइंग है उसको कोई प्रॉब्लम है इस्तेमाल की, तो उनके वालिदैन हमें कॉल करके हमसे कोई भी सवाल आपस से करना चाहे वो कर सकते हैं। PTCL नंबर मेंशन कीजिएगा। जी आपा कंटिन्यू कीजिए। तो ये अलर्टिंग बेल है उन खवातीन के लिए जो इस मरहले से गुजर रही हैं। ओके, देखिए, इस असल मरहला, मेरे बेटे ने कहा कि पहले के माँ बाप सेहतमंद, बिल्कुल ऐसे ही था, हम वही इंसान थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज की बहुत ज़्यादा डाइटिंग, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल, अपनी ग़िज़ा को मोतदिल ना बनाना, ग़िज़ाओं के अंदर से जो असल चीज़ है वो निकाल दी, बस अब तो सिर्फ आर्टिफिशियल लाइफ पर जिंदा है। वो तमाम लोग प्रिजर्व चीज़ें खाने, पहले तो फ्रेश खाते थे ना, अभी ताज़ा माँ बाप ने पकाया तो खाइए। दाल खाइए फ्रेश है, आप सब्जियां खाइए फ्रेश है। मुर्गे मुसल्लम आपको सेहत नहीं दे रहा, आपको बर्गर सेहतमंद नहीं बना रहा। घर की दाल रोटी, पहले ज़माने की ग़िज़ाएं कितनी सादी थी, दाल रोटी चटनी सैलेड, आपके ज़्यादा स्पाइस भी नहीं होता था जी, आपने पेट भर के खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। सैलेड का कसरत से इस्तेमाल, फ्रूट को मैं फिर भी एक साइड पर रखती हूँ कि देखिए, पहले ज़माने से लेकर आज तक फ्रूट एक महंगी ग़िज़ा है। अगर लोगों को मैसर है तो सही है, वरना खीरा भी एक फ्रूट है, आप ये देखिए, खरबूजा भी एक फ्रूट है, टमाटर भी एक फ्रूट है, प्याज सेब के मुतबादिल है, लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। आप खाइए कसरत के साथ, यानी अल्लाह ताला ने अगर प्याज में बदबू ना रखी होती, प्याज के इस तरह और करोड़ों फवाइद उसके अंदर रख दिए, लेकिन प्याज और सेब
सेहत के लिहाज से बराबर हैं। बंद गोभी को देख लें, लोग सैलेड के तौर पे, मूली है, इनको तो बड़े मजे इन से। तमाम चीजों को आप लोग अपनाइए, काम को अपनी जिंदगी बनाइए। आजकल हर लड़की पहले दिन से कह देती जी मुझे बेड रेस्ट बताया, क्यों? आप बीमार हो गई। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप नमाजें पढ़िए, आप कुरान पढ़ें, जिंदगी को आप एक्टिव करें। ये तमाम चीज़ें उन बच्चियों के लिए जो इस वक्त इस मरहले से गुजर रही हैं कि अपने आप को एक कारामद इंसान बनाइए। आप बेकार नहीं है, आप किसी बीमारी के दौर से नहीं गुजर रही, बल्कि अल्लाह ने आपको दुनिया का सबसे मोतबर रुतबा अता करने वाला है मेरा रब, कि आपके पाँव के नीचे जन्नत आने वाली है। मैं उन तमाम बच्चियों को ये पैगाम दूंगी जो हर वक्त कहती हैं बेड रेस्ट बता दिया, तबीयत खराब है, कमजोरी है, उठा नहीं जा रहा, क्यों? फिर यही लड़कियां कहती हैं अल्लाह मैं तो इतनी स्मार्ट थी, बच्चे होने के बाद मेरा तो फिगर खराब हो गया। वो वजह ये कि वो आपने अपनी जो बॉडी को सहल कर दिया। हाँ, तो फिर उसी तरह बिल्कुल। और बिल्कुल सादा जिंदगी रखिए, सादा ग़िज़ाएं खाइए, आराम मत कीजिए, रात को आराम कीजिए। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई, दिन भर काम कीजिए, अनथक कीजिए, फिर आप देखिए क्या होता है। अब हम आते हैं अस्थमा की तरफ। ये आलमी दिन मनाया जा रहा है और मुझे बड़ा अफसोस है कि कितने अरसे से ये आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी पूरे आलम में, पूरी दुनिया में ये बीमारी है, लेकिन आज तक इसका 100% इलाज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इब्तदाई तौर पर ये मर्ज पैदा ही एलर्जी की वजह से होता है। और देखिए एलर्जी वो वाहिद मर्ज है जो आज तक किसी रिपोर्ट में नहीं आया, किसी टेस्ट में नहीं आया, और किसी को नहीं पता। अगर पता चल गया तो उसने उस पर काबू पा लिया। बिल्कुल ऐसे। एलर्जी के लिए मुख्तलिफ मेडिसन है, दवाएं खाते रहिए, उसमें नीम की होती है, वो वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा देती है, लेकिन किस चीज़ से आपको नहीं पता। आपने गोली खा ली, लेकिन आपने फिर वही चीज़ खा ली तो वो एलर्जी आपकी नाकाम हो गई। एलर्जी का सबसे पहले अस्थमा के लिए मैं कि अस्थमा ना हो और उससे बचने के लिए एक ऐसा इलाज जो मैं बहुत अरसे से बता रही हूँ और आज भी बता रही हूँ कि दुनिया में शायद इस दवा के अलावा कोई और इलाज अभी तक मुमकिन नहीं है। दुनिया की लाखों मेडिसिन एक तरफ और जो इलाज मैं आपको बता रही हूँ एक तरफ, ये वाहिद इलाज है एलर्जी का, और वो है बनफशा की पत्तियाँ। बनफशा की पत्तियाँ, बरगे बनफशा कह लें, क्योंकि बर्ग भी पत्तों बोलते हैं। बरगे बनफशा या बनफशा की पत्तियाँ, आप बहुत ही सस्ती दवा, एक मुट्ठी बनफशा की पत्तियाँ ले लीजिए और आप ये यकीन करें कि 50 ग्राम में इतनी आती हैं। एक मुट्ठी आपने ले ली, धो ली अच्छी तरह और उसको 1.5 कप पानी में पका लिया। एक मुट्ठी बनफशा को अच्छी तरह धोने के बाद, मट्टी लगी होती है, 1.5 कप पानी में स्टील के बर्तन में पकाइए। इस ऐसे वैसे बर्तन में, स्टील के बर्तन में 1.5 कप पानी लेकर एक मुट्ठी बनफशा की पत्तियां डालें। पानी को ढककर इतना उबालें कि 1 कप रह जाए, फिर चूल्हा बंद कर दें। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद दिन में सिर्फ 1 बार पीना है, छान कर वो पानी पी लें। आप ये यकीन कर लें कि अगर 1 माह ये इलाज कर लिया तो अल्लाह के फजल से कैसी एलर्जी क्यों ना हो, क्योंकि एलर्जी का कोई इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका कि किस चीज़ से आपको गोश्त से हो सकती है। सबसे ज़्यादा डस्ट एलर्जी होती है और वो होती है इस कालीन से। सबसे ज़्यादा जो बच्चे जिनके घर में ब्लैंकेट्स का कसरत से इस्तेमाल है, पहले देखिए लिहाफ होते थे वो डिफरेंट था, अब ब्लैंकेट्स का कि वो हल्के होते हैं। ब्लैंकेट्स के अंदर, पर्दों के अंदर और कारपेट में सबसे ज़्यादा डस्ट होती है और यहीं से छोटे बच्चों को एलर्जी की बीमारियां शुरू होती हैं। जिन घरों में बच्चे हैं उन्हें चाहिए कि जब उनके बच्चे चलना सीखते हैं तो अपने घरों से कारपेट हटा दें, फ़र्श को बिल्कुल खाली रखें, ताकि बच्चे जब चलना सीख रहे हैं, बच्चों की आदत होती है मट्टी चाटते हैं, कुदरत ने बनाया है, उसमें क्या उनके लिए फ़ायदा है वो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, हम तो रोकते हैं उनको। लेकिन आप अपने घरों से कारपेट हटा दें, पर्दों को एक साइड पर कर दें और ब्लैंकेट कम से कम इस्तेमाल करें। ज़्यादातर जो पतले से क्विल्ट होते हैं वो इस्तेमाल करें, उसमें जर्म्स नहीं होते, उसके अंदर मिट्टी को कैच करने की सलाहियत नहीं होती। ये मिट्टी कैच कर लेता है, ब्लैंकेट मिट्टी कैच कर लेता है। बच्चों के जो स्टफ टॉयज़ हैं वो बच्चों के लिए सख्त मुज़िर है।
हमारे जब बच्चे थे उस वक्त हमारे यहाँ स्टफ टॉयज नहीं होते थे, ये प्लास्टिक के खिलौने बाहर से आ गए, यहाँ से ले लिए, हर तरह का खिलौना था। ये स्टफ टॉयज अपने अंदर डस्ट कैच करते हैं, बच्चा मुंह में लेता है, उससे खेलता है और वहीं से बच्चों को एलर्जी का आगाज़ होता है, आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं और बच्चे को नज़ला होने लगता है। आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपका बच्चा किस मरहले से गुजर रहा है। ये एलर्जी की पहली स्टेज है, पहली स्टेज है। उस वक्त हम फ़ौरन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर होते होते ये था कि ज़्यादा सीवियर एलर्जी हो गई, इलाज आप करें, लेकिन बच्चा उन्हीं कारपेट पे खेल रहा है, उन्हीं सोफ़ों पर खेल रहा है, उन्हीं पर्दों से खेल रहा है, उन्हीं स्टफ टॉयज से खेल रहा है, जब वो सो रहा है वही ब्लैंकेट ओढ़ रहा है, तो वो दवाएं आपके लिए बिल्कुल बेकार हो गई। तो वो तमाम जो घराने हैं अपने बच्चों को जिस वक्त उन्हें खुदा न खास्ता ये अटैक हो रहा है या कोई बीमारी है, तो सादगी अपनाइए, अपने घरों के अंदर सादगी अपनाइए। बच्चे के कमरे से आप फौरी तौर पर कारपेट हटा दें। अच्छा, ये जो अभी जैसे जैसे आप बता रही थी ना, वाकई में पुराने दौर में ये सब चीज़ें नहीं थी, तो अस्थमा इतना इतना ज़्यादा भी नहीं था। अब मुझे अच्छी तरह याद है, अल्लाह मेरी वालदा को बख्शे, वो ऊन के जो पुराने स्वेटर हैं उनको खोल के ना, वो वहाँ पर एक वो खड्डी पे जो नहीं वो कंबल बनते हैं वो वाले, वो मैं स्वेटर्स की बात कर रही हूँ। उन्होंने ऐसे स्वेटर्स जो है ना वो खोल के और उसके बाद उसकी रुई दी उन्होंने तोल के, और उसके बाद उन्होंने वो बनवा के लाए। वो पतले पतले ब्लैंकेट से थे। पहले माए हाथों से स्वेटर बनती थी, वो तो स्वेटर गैप वो तो होता था, गैप हाँ। होता उसके अंदर, उसमें डस्ट कहाँ रुकेगी जब इतना गैप है। तो वो मैं देखती हूँ वाकई में अब वो सारी चीज़ें जो हैं, जितना हम नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं और हम अपने माँ बाप की सरपरस्ती से दूर होते चले जा रहे हैं, लेकिन जितने अभी भी जो लोग हैं अपने माँ बाप की सरपरस्ती में अभी भी हैं, जो कहते हैं जी अम्मी आप सही कह रही हैं, यकीन करें वो अभी भी बहुत सारी चीज़ों से महफूज है। और घर में जो बड़ा है ना, वो समझ लिए अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग है। वो आपको हर बुरी बात से जो आने वाला वक्त है, बुराई है, उससे आपको रोकता है। नहीं बेटे ऐसे नहीं करो, नहीं बेटे ऐसा हो जाएगा, नहीं बेटे ये उठा लो, नहीं बेटे ये बंद कर दो, ये चीज़ उठा के रख दो, इस बच्चे को यहाँ मत जाने दो। घर का जो बड़ा है वो आपके लिए ब्लेसिंग है। अरे सर बड़ा, वो मैं कहती हूँ आप किसी के घर में जाएं और अंदर कदम रखें, जिनके घर में माँ बाप होते हैं ना, वो रहमत और वो रौनक बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और आपने बिल्कुल मेहमान की बात की। अगर आपके घर में कोई बड़ा है, लेकिन मैं एक आम बात कर रही हूँ, एक आम घराने की बात, अगर आपके घर कोई मेहमान आया है, यानी कोई बहू है, एक बहू है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, आपके घर कोई मेहमान आया, अगर आपके घर में बड़ा है, आपकी सास आपकी वालदा मौजूद हैं, तो जब मेहमान एंटर होगा तो आपने उसको वेलकम किया, अब पूरा टाइम आपकी सास या माँ जो है मेहमान को देगी, आप किचन में उसकी खातिर मदारत के लिए। और अगर मेहमान आया है, घर आपका फैला हुआ, तो एक बहू जल्दी से एक ड्राइंग रूम में बिठाया, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, आप सब कामों पे चली जाएंगी, लेकिन आपकी सास और आपकी एंटरटेन करने के लिए वो आपके मेहमान को पूरा टाइम दे रही है और आपके मेहमान को आपसे गिला भी नहीं होगा, सब कुछ आपकी माँ या आपकी सास संभाल रही है। ये एक ब्लेसिंग है। अब दमे की बात है, तो इसके लिए एक बड़ों के लिए मेरे बेटे ने जो आपको बताया, सबसे पहले तो बेहतरीन इलाज मैं भी बताऊंगी, बेहतरीन इलाज मेरे बेटे ने बताया, और मैं चूंकि मेरे पार्लर के बराबर में इसका क्लिनिक है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे इसके पास आते हुए और अपनी मियाँ के पास भी, कि जब दमे का अटैक होता है तो इंसान बेहाल हो जाता है बिल्कुल, तो पलंगों के ऊपर लाते हुए मैंने इसके पास देखे हैं और अल्लाह के फजल से वो ठीक हो गए हैं। तो वो तमाम लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो ज़रूर आप हमारे बताए हुए नुस्खों पर अमल करें, लेकिन नुस्खे इनिशियली होते हैं। अगर फौरी तौर पे जैसे जिसका क्रिटिकल है वो तो फिर नुस्खों से नहीं ट्रीटमेंट हो सकता। अब देखिए ना, एक खुदा ना खास्ता आप बिस्तर मर्ग पर टोटके से काम कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी देखिए मेरी गुड़िया, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों के नुस्खे जो होते हैं, जो आप सुन रही हैं, वो इनिशियली होते हैं। और आप डॉक्टर को दिखाएं, आप हकीम को दिखाएं, आप मेरे पास आए, मेरे बेटे के पास आए, किसी तबीब के पास जाए, लेकिन एक कंसल्टेंट होना ज़रूरी है जो आपको सही राह पे गामजन कर सके, आपको सही दवा की खुराक बता सके, आपको सही दवा का टाइम बता सके, आपको सही दवा की मिकदार बता सके। मैं तमाम लोगों से कहूँगी, दमे का एक ऐसा आसान इलाज मैं आपको बता दूँ जो बहुत ही कारआमद है, और अल्लाह के फजल से अगर किसी को है, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे जहाँ जहाँ हमारा चैनल देखा जाता है, उन तमाम लोगों के लिए रीठा सबने इसका नाम सुना है, और रीठा
या सर धोने के लिए एक बेहतरीन साबुन है। अगर जैसे आंवला, रीठा, अच्छा वो ही रीठे से तमाम दुनिया के शैम्पू बनाए जाते हैं। तो वो तमाम लोग जिनको दमे की प्रॉब्लम है, एक रीठा ले लें। एक रीठा एक खोल के अंदर होता है, बिल्कुल गोल सी एक बॉल होती है। आप उसको तोड़ेंगे तो आपका जो शेल है वो अलग हो जाएगा, उसके बाद फिर एक और बॉल निकलेगी। बॉल निकलेगी नरम सी। ये तो शेल है सख्त, ठीक है। आप तोड़ेंगे खट से आवाज आएगी और अंदर से एक नरम सी गोली निकलेगी। और शेल हटाने के बाद तो ये रीठा है। आप एक रीठा नहीं, एक रीठे के 4 टुकड़े कर लेंगे, यानी उसके भी, और उसको बिल्कुल बारीक पीसकर शहद में मिलाकर, जिसको भी दमा है शहद में मिलाकर जिसको दमा है उसको वो बिस्तर पे लेटा हुआ हो, खाना वाना खिलाकर, खाना खिलाते हैं, उसका पेट भरते हैं। समझिए, ज़रूरी है कि ये जो मैं आपको दवा बता रही हूँ कि उसका पेट भरा हुआ, वो खाना उसने खाया वो पेट भर के। जब पेट भर के खाना खा लिया, उसके आधे घंटे के बाद सोने से पहले, और ये दवा देने के बाद सुलाए बिना, सोने से पहले आप रीठा तोड़े। अगर बड़ा है तो आधा रीठा ले लें, बच्चा है तो चौथाई, लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं देना है। आपने आधा रीठा लिया, उसको बिल्कुल बारीक पीसा, 1 चम्मच शहद में मिलाया। आपने जो आपका पेशेंट है दमे वाला, जिसको सांस नहीं आ रहा, ये उसकी पसलियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और सांस लेने में स्वेलिंग की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है कि ना सांस ऊपर आता है ना नीचे, नाक बंद, सारा सिस्टम उसका ब्लॉक हो जाता है। आप ये दे दें, और 1 चमचा देने के बाद 5 से 7 मिनट बाद 1 कप गरम दूध पिला दें। गरम जैसे सिप ले लेंगे। दूध पीने के 5 से 7 मिनट तक आप वेट करें। आपका जो बीमार शख्स है, दमे वाला है, उसको एक वॉमिटिंग होगी। अच्छा जी, वॉमिटिंग के साथ ही उसके सीने का सारा बलगम निकल जाएगा और उसकी तबीयत रिलैक्स हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर है, आप ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, पंजाब से। हमारे साथ कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सकीना बीबी है, मैंने पहले भी कॉल की थी। अच्छा, आपने पहले भी मेरी बहन कॉल की थी। रानी आपस से क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, हमने पूछा था जो आपने फलियां दसियां थी ना, वो मैं समझ गई। हाँ जी, तो मैं ये पूछना था कि उसके साथ दिल का मसला है ना मुझे, तो वो उसका नुकसान तो नहीं होगा कोई? अच्छा, आपका दिल का कोई मसला है, तो वो अमरताज की फली के बारे में बात कर रही हैं? हाँ जी, आप तो क्या कहेंगे? ये पूछना है कि आपने दांतों का नुस्खा उस प्रोग्राम में बताया था, वो जरा रिपीट कर दें। रिपीट कर दें वो मोटापे का? अच्छा नहीं जी, अगर आपको दिल का मसला है तो आप हरगिज नहीं लीजिएगा, क्योंकि अमलताज की फली जो है जब आपका वेट रिड्यूस करती है तो कुछ लोगों को उसके साथ लूज मोशन आना शुरू हो जाता है। अच्छा, चूंकि चलिए मेरी बहन, आपका बहुत शुक्रिया, आप गौर से सुनिएगा रानी आपा क्या कह रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हार्ट पेशेंट वैसे ही वीक होता है तो मजीद वीकनेस की तरफ चले जाएंगे। बहुत अच्छा किया कि आपने मुझसे इस्तेमाल से पहले पूछा। सिर्फ शुगर पेशेंट इसको ले सकते हैं, अदरवाइज हार्ट पेशेंट बिल्कुल ना लें। बिल्कुल सॉरी। चलें जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब इन्होंने कहा है कि पायरिया का जो इलाज है वो मैं रिपीट कर दूं। बिल्कुल, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, आप ज़रूर करें। सरसों का तेल आप 2 चम्मच ले लें या 1 चम्मच, जितनी आप दवा बना लें। 1 टुकड़ा फिटकरी का, उसको बारीक पाउडर बना लीजिए। 1 टीस्पून खाने का सोडा और 1 टीस्पून लाहौरी नमक। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को आप सरसों के तेल में मिला लें और रात को क्योंकि इसके ना रात को सोने का वक्त इसलिए प्रेफर करते हैं कि उसके बाद आपको पानी का इंटेक नहीं करना होता। दिन में अगर आप करेंगी तो पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। रात को सोते वक्त जब तमाम ज़रूरियात से फारिग हो जाएं तो ये मंजन ले लीजिए, तेल में जो मिला हुआ है। इसको अच्छी तरह अपने आपके जो गम्स हैं यानी मसूड़े हैं, ये दवा लें और दोनों हाथों से अपने मसूड़ों पर इस तरह उसका मसाज करें। नरम हाथों से ऊपर के नीचे के मसूड़ों पर अच्छी तरह मसाज करने के बाद बाकी इसको अच्छी तरीके से जो बच जाए दांतों पर मलें और मुंह को नीचे करके बैठ जाएं। 8 से 10 मिनट आपकी रतूबत निकलती रहेगी, निकलने दें। जब रतूबत बंद हो जाए तो आप सो जाएं। उसी तरह पानी नहीं पीना भाई। 2-3 घंटे बाद आधी रात को पानी पी सकते हैं, कम से कम 1 घंटा बिल्कुल आपको पानी नहीं पीना। ये पायरिया का इलाज है, इससे हिलते दांत रुक जाएंगे। आपके जो मसूड़े कमज़ोर हो गए हैं, जिसमें पस है, ब्लड है,
सारा जो सिस्टम है आपका ख़राब हो गया, काले पड़ गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, उसमें बीमार हो गए हैं, वो उसने आपकी जड़ें छोड़ दी हैं, आपके दांतों ने आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अपने मैदे का भी इलाज कराएं। फिर उसके लिए कहूँगी, यहाँ पर इतने फ़ोन करते हैं, लेकिन ज़ालिमों जो नंबर आपके पास इस स्क्रीन पर आते हैं उन्हें नोट करके बाद में फ़ोन करके पूछ भी लिया करें, ताकि मजीद कुछ बता सकें आप। बिल्कुल सही, आगे बिल्कुल क्या करना है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी। अपन इतनी जज्बाती हो के, हाँ, वो तुम लोग देखते क्या, गलत क्यों कर जाते हो। बहुत अच्छी, ये माँ की मोहब्बत होती है, जज्बाती हो जाती है। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आएंगे, क्योंकि सीजन वाइज जो है जो फ्रूट आता है उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे, इससे पहले हमारा डिफरेंट टॉपिक था, लेकिन अभी जो टॉपिक है वो है सीज़न वाइज जो हमारे पास फ्रूट्स आते हैं, हम उसको इनटेक कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व भी रख सकते हैं। और ऑफ कोर्स जब सीज़न चला जाता है तो हम कहते हैं फ्रूट तो चला गया, टाटा बाय बाय, लेकिन हम उनका इस्तेमाल कंटिन्यू, जैसे कैरियों का सीज़न आता है तो हम लोग अचार में भी डालते हैं और हम लोग कुछ जूसेस ड्रिंक में भी हम यूज़ करते हैं। तो मैं एक बार फिर अपने मेहमानों को वेलकम अगेन कहती हूँ, रानी आप एंड हकीम मुस्तफ़ा नीसा। और मेरे आगे जो आपा ने हरी हरी केरियाँ रखी हैं और मेरे मुंह में बार बार पानी आ रहा है, तो आपा ये ज़रा सा बताएं, इसकी अफादियत बताएं। जी हाँ, इसकी कैरी को सभी जानते हैं कि आम पकने से पहले, आम जो फलों का बादशाह है और इसकी जो ग़िज़ाई अफादियत है उससे तो हर एक बिल्कुल रूशनास है, और वो जानता है कि आम फलों का बादशाह है। अल्लाह ने इसको कुदरत की हर नेमत से नवाजा है बेशक, और इसके अंदर तमाम किस्म के विटामिन, आयरन कसरत के साथ, विटामिन ए, विटामिन डी बहुत कसरत के साथ मौजूद है। वज़न बढ़ाने, जो लोग कमज़ोरी का शिकार हैं, वज़न की कमी का शिकार हैं, आम कसरत के साथ खाएं, उसके ऊपर दूध पी लें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आम ना सिर्फ ये कि आप पेट भर के खाएं, दिल भर के खाएं, शुगर पेशेंट बेचारा ज़रा सा मजबूर होता है, वो भी एक छोटा सा आम दिन में अगर खा ले और उसके बाद अपनी दवा ले ले तो मैं समझती हूँ कि उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन आम के साथ शुगर पेशेंट उस वक्त आम अच्छे तरीके से खा सकता है जब उसके साथ जामुन का इस्तेमाल करें। आम की जो ग़िज़ा है उसको उसका जो मिठास है उसको तोड़ने के लिए अल्लाह पाक ने जामुन साथ साथ पैदा किया है कि जामुन और आम अगर साथ साथ खाएं तो वो बैलेंस हो जाता है और वो शुगर पेशेंट को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता। और इसके साथ ही मिसाल भी आपने सुनी होगी कि आम और गुठलियों के दाम। तो आम जितने भी खाइए उसकी गुठलियों को ना फेंकिए, उसकी गुठलियों से क्या होगा ये भी बताने वाली हूँ। और आम से पहले आम जिस दौर से गुजरता है वो वहीं रखें कच्चा आम, यानी कैरी। ठीक है, कैरी को लोग आज तक ना रिसर्च कर सके, ना इसके फ़वाइद ढूंढ सके, लेकिन आज से पहले की नस्ल से पहले जो बड़े थे वो इसकी अफादियत को बेहतरीन तरीके से जानते थे, इसके फ़वाइद को जानते थे और किस तरह इसको इस्तेमाल करते थे। आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ, ना सिर्फ ये कि बनाने का तरीक़ा कि किस तरह आप इस्तेमाल करेंगी। सबसे ज़्यादा तो जो कच्चा आम है ये गर्मी का, अल्लाह ने कोई चीज़ हमारे लिए बेफ़ायदा पैदा नहीं की, हर चीज़ की अल्लाह ने बेहद अफादियत रखी है। और ये कच्चा आम गर्मियों का तोड़ है। इस वक्त अगर जो लू चलती है, आप ये देखें, लू गर्मियों के मौसम में लू से मुतअद्दिद बीमारियां होती हैं। इस हद तक लू का शिकार लोग होते हैं कि सडनली उनकी डेथ भी हो जाती है गर्म और ठंडा हो जाने की वजह से। और अब तो हुकूमत भी इतनी अवेयर हो गई है कि जब लू चलने का मौसम आता है तो वो लोगों को अवेयर कर देती है और उसके लिए जगह जगह पानी के कूलर लगा देती है, उसके साथ बहुत कुछ करती है। लेकिन सबसे पहले आपको इब्तदाई तौर पर क्या करना है, ये जो कैरी मेरे पास है इसका छिलका, इसका गूदा, इसकी गुठली
कोई चीज भी नाकारा नहीं है। सबसे पहले तो कैरी को आप छील लीजिए और इसके जो छिलके हैं उनको उतार के जला लीजिए। जलाने के बाद उसको बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। उसके अंदर आप ये लाहौरी नमक मिला लीजिए। एक बेहतरीन मंजन दांतों के लिए तैयार हो जाता है। वाह जी वाह, जबरदस्त। ऐसा बेहतरीन मंजन कि जिससे हिलते हुए दांत रुक जाते हैं और वो दांत जो पीलापन का शिकार है वो वाइट होने लगते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं गूदे की तरफ, और इसका जो बेहतरीन तरीका ये है कि आम का जो कैरी के अंदर जो गूदा है जो वाइट कलर का होता है उसको बिल्कुल बारीक 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 आप काट लीजिए। और काटने के बाद एक पतीली, यानी तकरीबन अगर आपने 1 किलो कैरियाँ ली, आधा किलो कैरियाँ ले लीजिए और इसके सारे छिलकों को जलाकर तो आप मंजन बना लीजिए। और उसके बाद जो कैरियाँ बारीक बारीक काट कर आधा किलो कैरियों को 1.5 किलो पानी में चढ़ा दीजिए। जब अब मैं इसका लू का शरबत बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ। लू के लिए आप शरबत बना के बॉटल्स में भर के रखेंगी। वो किस तरह करेंगी कि आधा किलो कैरी को बारीक बारीक काटने के बाद 1.5 किलो पानी डाल लिया। 1.5 किलो पानी डालने के बाद आपने चूल्हे पर चढ़ा दिया और दरमियानी किस्म की आँच रखी और छोटी इलायचियाँ 5 से 6 ली। उसके दाने निकाल कर यानी उसके बीज निकाल कर इस पानी के अंदर आपने डाल दिए और आप 15 से 20 मिनट में देखेंगे कि कैरियाँ नरम होना शुरू हो गई। कैरी जो नरम होना शुरू हो गई और कुछ नहीं डालना। उसमें 1 पिंच या आधा टीस्पून से भी कम नमक डालें और आधा ही किलो उसके अंदर आप चीनी डाल दीजिए। जी ठीक है। और उसको उसके ऊपर पकने के लिए जब आपने देख लिया कैरी गल गई है उसके बाद फिर आपने उसको चलाना शुरू कर दिया। चलाने के बाद जब आप देखें कि आपकी हस्बे ज़रूरत वो शरबत बन गया और चीनी उसकी बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट हो गई है तो आप चूल्हा बंद कर दीजिए। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद आप इसको ब्लेंडर में जग में डालकर ब्लेंड कर लीजिए और इसको बॉटल में भर के आप अपने फ्रिज में रख दीजिए। आपके घर कोई और देखिए मैं बना के लाई हूँ आपके लिए। और इसके अंदर आप 1 पिंच जो आपके फूड कलर्स होते हैं वो डाल। मुझे बेचैनी हो रही है अब मुझे। नहीं आप छोड़ दें, मैं खुद ले लूंगी, आप छोड़ दें। जो फूड कलर्स होते हैं 1 पिंच आप डाल दीजिए, उससे कलर आपको वरना वो वाइट रहेगा, बड़ा जबरदस्त लग रहा है, खूबसूरत हो जाएगा कलर। अच्छा, उसके बाद आप वो अपनी बोतल में भर के फ्रिज में कर दीजिए। जब आपके यहाँ कोई मेहमान आए या आप बाहर से आए, आपके बच्चे बाहर से आए, आपके शौहर, आपके भाई जो भी बाहर से आए, आप एक गिलास लीजिए, उसमें थोड़ा सा ये शरबत डालिए और पानी ठंडा डालकर उसको ये मशरूब पेश कर दीजिए। ये लू से छुटकारे का बेहतरीन इलाज है। बाहर से आने के बाद गर्मी से हर आदमी बेहाल होता है, पहले पानी 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 दे दें। आप खुद भी अपने मेहमान को पानी पिलाते हैं और घर में आए हुआ भी जो शख्स है वो पानी मांगता है, पानी पीता है, आप पानी पिलाते हैं। उसके बजाय पानी के अंदर आप इतना सा ये कैरी का जो शरबत है वो डाल के अपने पास तैयार रखें बॉटल्स। पूरी गर्मी अपने घर वालों को ये पिलाते रहिए तो अल्लाह के फजल से लू का असर आप ना सिर्फ आपको नहीं होगा, आपके ख़ानदान, आपके मेहमान भी इससे महफूज रहेंगे। क्या बात है। अच्छा, आपा ने बड़ी अच्छी एक रेमेडी बताई इनटेक करने के लिए, कैरियों का इस्तेमाल। ठीक है, हम लोग तो फिर ऐसे ही बस अचार के अलावा अचार विचार से आगे जा नहीं रहे, लेकिन आपने बहुत। अब मैं चाहूँगी कि इसके खाने से या इसको किस तरह हमारे बॉडी में क्या जो है चेंजेस आते हैं, लाइक एक हमारी लिवर की क्या हिद्दत ख़त्म होती है, पित्ते की हिद्दत ख़त्म होती है, ब्लड एक्टिव करता है, क्या क्या फ़ायदियत है। एज ए हकीम मैं चाहूँगी आप इंटरनल बताइए। तो जो कैरी है ये अल्लाह की ऐसी नेमत है खून साफ करता है, शामिल है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली तौर पर आम नहीं खा सकते शुगर वाले, लेकिन जो कैरी है ये शुगर वाले भी खा सकते हैं। ओके। कि जो इसकी आम की गुठली है वो उसमें कड़वाहट होती है। अच्छा। और इस गुठली में कोई कड़वाहट नहीं होती। और ये जो ये वाहिद अल्लाह की नेमत है जो मुतदिल है, ना ये ठंडा है ना ये गर्म है। ठीक है। अगर इसको नॉर्मली तौर पर मतलब इसको दमे वाले भी खा सकता है, दिल व दिमाग हर बंदा खा सकता है उसको, लेकिन कोशिश करें कि इसकी तरह ठंडी कर लें। ठंडी किस तरह से होगी कि इसको कुछ देर के लिए पानी में भिगो दें और फिर उसको काट के खाएं तो अल्लाह के हुक्म से बहुत फायदा होगा। चलिए बात करें कॉलर इजाज़त। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बहुत देर में आते हैं। अच्छा क्या करें, बहुत देर से आ गए हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबीन। मैं कैसे, आप कैसी है मेरी बहन? मेरी मिसेज मैम बोल रही, बेटा मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसी हो? अल्लाह का करम है। मिसेज महमूद, आप क्या पूछना चाह रही हैं? यकीन जानो, मैं रात को सोचती थी कि सुबह सबीन का प्रोग्राम देखूं और रानी आपा वहाँ मौजूद हो। और तुमने हमारी रानी आपा को बुलाया। अल्लाह तुमको इसका बहुत
बहुत अच्छा जी। रानी आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थोड़ा अस्सलाम। आवाज ऊंचा कीजिएगा शहजाद भाई। हाँ जी रानी आपा, मसला ये है कि मेरी बहन लाहौर में है, मुझसे 2 साल छोटी है, तो उसको है ना रास्ता बहुत हो गया और ऐसा हो गया कि मतलब वो उसका खाना पीना भी डिस्टर्ब हो गया और जब से सारे टेस्ट कराए हैं माशाल्लाह सब क्लियर है। तो रानी आपा अब इसके बारे में तो हमें बताएं कि, और आपका क्लिनिक शुरू होता है कब से कब तक ये बताइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैं मेरी आपको प्यारी बताती बहन, हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जैसा अच्छा, कि आप लोग सब समझते हैं, पार्किंसन यानी राशा एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं हो सका। कोई बेहतरीन से बेहतरीन तबीब भी इसका इलाज, क्योंकि इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। ये मुझे नहीं, मैंने आपसे ये सवाल पूछना भूल गई कि आपकी बहन को कितने अरसे से राशा है। अच्छा आप एक काम करें ना, हाँ। आप अपना नंबर अनाउंस कर दें, थोड़ी देर में उनको पहले एक्टिव कर देते हैं, फिर एंड में मैं आपसे हाँ, भी मैं जरा लास्ट की उनके लिए हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान का नंबर दूंगी। मैंने अपने बेटे को पार्किंसन का इलाज करते हुए देखा है। मैं ये कह रही थी हकीम भाई, सॉरी मुस्तफा भाई, आप जरा बता रहे थे जो कैरी के बारे में। पार्किंसन है ये असल में इसका दिमाग से, ये दिमागी फिक्शन जब कमजोर हो जाती है तो ये जिस्म में लर्जा, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे ना, वो जरा जो कैरी है जी। ये दिल के लिए, दिमाग के लिए, जिगर के लिए, मैदे के लिए, अच्छा मसाने के लिए, पथरी के लिए, पेशाब में गुदूद के लिए। सही। देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा नेमत नहीं है जो आंखों के फायदेमंद हो। ये कैरी आंखों के सारे अमराज का बेहतरीन इलाज है। भाई मेरे चैनल में लगी है, मैं तो पूरा पेड़ आज छोड़ूंगी नहीं। तो जितना हो सके कोशिश करें कि इसको अपने खाने के साथ या खाने के बाद एज अ सैलेड खाया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों की आंखों पे जाला आ रहा है, जिसको आप क्या कहते हैं उसको मोतिया, अच्छा मोतिया कहा जा सकता है, उसके लिए बहुत फायदेमंद। हाँ देखिए मैंने कहा इसको काट कर एज अ पीसेस, एज अ सलाद के तौर पर इसको खाएं। तो ये आंखों की बिनाई के लिए, जिन लोगों की दिन ब दिन जो है वो ऑप्टिक नर्व वीक हो रही है वो उसको इस्तेमाल करें। जिन लोगों के हाथों पैरों में पसीना बहुत ज्यादा आता है वो इसका शरबत इस्तेमाल करें। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल या डिप्रेशन रहता है वो उसका अचार इस्तेमाल करें। जिन लोगों को अल्लाह ना करे कोई मसला है बालों का, या जिन लोगों के जिस्म में दर्द रहता है वो इसका जो है वो उसका लोबिया में डाल के इसका अचार इस्तेमाल करें तो वो अल्लाह बहुत फायदा। तो जैसे देखा जाए तो ये वाहिद फल है तो सर से पैर तक हर अमराज के बहुत फायदा। वाह जी वाह। आप सिर्फ अब लास्ट मेरे पास 30 सेकंड रहेंगे, आप अपना नंबर अनाउंस कर दें और फिर हम यहाँ पर और अब मेरी बहन ने जो फ़ोन किया मैं बहुत आपकी मशकूर हूँ, और इंशाअल्लाह जिस उम्मीद से आपने फ़ोन किया अल्लाह ने चाहा आपकी बहन ज़रूर हमारे इलाज से ठीक होंगी। मैं आपको अपना नंबर दे रही हूँ 0213 4536845 0213 4536845 और एक दूसरा नंबर है 0334 322 6502। क्या इस नंबर पे आप बात कर लें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका मसला जरूर हल होगा। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और हकीम साहब आपका शुक्रिया, एवरी ट्यूसडे मेरे साथ होते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए वीनस टीवी, गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।